एक महीने से मनीषा की बार बार पिटाई की जा रही थी, बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा था। मनीषा केस में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। पुलिस और जांच एजेंसियों के हाथ ऐसे सबूत लगे हैं जिन्होंने पूरे मामले की तस्वीर पलट दी है। जिस बेटी की रहस्यमयी मौत ने गांव से लेकर सोशल मीडिया तक तूफान मचा दिया था, उसका सच अब सामने आ चुका है। और यह सच इतना दर्दनाक है कि सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। मोबाइल रिकॉर्ड्स, गवाहों के बयान और सबूत साफ साफ बता रहे हैं कि मनीषा की मौत किसी बाहरी साजिश का नतीजा नहीं, बल्कि उसके अपने ही घर वालों का खेल था। जी हाँ, उसकी माँ, उसके पिता और उसका मामा। महीनों तक उसे घर के अंदर मारा पीटा गया, दबाव डाला गया और मानसिक रूप से तोड़ा गया। आखिरकार उसी जुल्म ने उसकी जान ले ली। यह कोई अफवाह या अंदाजा नहीं, बल्कि ठोस सबूतों से जुड़ा सच है। सोशल मीडिया पर सच्चाई अक्सर वहीं छिपी रह जाती है जहां कोई देखना नहीं चाहता। मनीषा की कहानी इसका सबसे बड़ा सबूत है। आज इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक है, मनीषा की असली सच्चाई आपके सामने लाना। क्योंकि अगर सच सामने नहीं आया तो न्याय की लड़ाई अधूरी रह जाएगी। मनीषा के गायब होने के बाद उसके पिता ने मीडिया को बताया था कि 11 अगस्त को वह नर्सिंग कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। 2 दिन बाद 13 अगस्त को उसकी नहर के किनारे खेत में मिली, जहां आमतौर पर लोग कम ही आते जाते हैं। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें वायरल हुईं और परिवार ने कई तरह के दावे किए, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए, आंदोलन होने लगे और राजनीति भी इसमें कूद गई। हर कोई अपनी अपनी बात कहकर इस घटना को अपने हिसाब से प्रचारित करने लगा। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। असल में मनीषा लंबे समय से एक लड़के से प्यार करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी, मगर वह लड़का नाबालिग था और शादी के लिए तैयार नहीं था। परिवार को यह बात मालूम हो गई, तभी से घर में तनाव शुरू हो गया। तो 1 महीना पहले मनीषा उसके पिताजी के द्वारा पकड़ी गई किसी होटल में, और उसके पिताजी ने संजय ने उसकी घर ले जाकर बुरी तरह पिटाई की। इसके बाद से मनीषा पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा। घर वाले उसे बार बार डांटते और मारते, माँ भी उसे ताने देती, मामा भी उसे डांट फटकार लगाते। यह सिलसिला चलता रहा और मनीषा अंदर ही अंदर टूटती चली गई। दरअसल यह मामला 11 अगस्त से नहीं, बल्कि 10 जुलाई से शुरू हुआ था। उस दिन मनीषा घर वालों से यह कहकर निकली कि वह सिंघानी जा रही है, लेकिन वह सीधे भराड़ा पहुंची। वहां उसकी मुलाकात उसके क्लासमेट से हुई। यही वही लड़का था जिससे वह कक्षा 7 से पढ़ती आ रही थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई थी, लेकिन वह लड़का मनीषा से लगभग 1.5 साल छोटा और नाबालिग था। इसके बावजूद दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। मनीषा शुरू से ही किसी लड़के से प्यार करती थी, तो वो उस लड़के से मैरिज करना चाह रही थी, लेकिन उस लड़के ने मैरिज से इसलिए मना कर दिया कि वो अभी ना। 10 जुलाई को जब मनीषा भराड़ा के होटल से घर लौटी तो पिता ने उसे पकड़ लिया। वह सिंघानी की जगह दूसरी ओर से लौट रही थी। पिता को शक हुआ और उन्होंने पूछताछ की। घर पहुंचते ही माहौल गर्मा गया। मनीषा पहले चुप रही, लेकिन जब पिता ने गुस्से में मारपीट की तब उसने कुछ सच्चाई बयां की। पूरा खुलासा तब हुआ जब परिवार ने मनीषा की चचेरी बहन को बुलाया। दरअसल मनीषा और उसकी यह बहन भी उसी लड़के के कारण आपस में बिगड़ चुकी थी। बहन ने घर वालों के सामने कहा कि मनीषा का उस लड़के से प्रेम संबंध चल रहा है। इसके बाद पिता ने मनीषा का फोन छीन लिया। फोन का पासवर्ड चचेरी बहन को पता था। जब फोन खोला गया तो मनीषा और उस लड़के की सारी चैट्स और कॉल डिटेल्स सामने आ गईं। घर में तूफान मच गया। पिता ने साफ कह दिया कि अब से वह उस लड़के से कोई संबंध नहीं रखेगी। परिवार को सबसे बड़ा डर समाज का था, लोग क्या कहेंगे, यह सोच उन्हें भीतर से खाए जा रही थी। इसके बाद मामा को बुलाया गया। 11 जुलाई को मामा ढाणी लक्ष्मण पहुंचे। वहां परिवार और मनीषा के बीच लंबी बहस हुई। मामा ने सीधा सवाल किया, कौन लड़का है, कब से जानती हो उसे? मनीषा ने साफ कहा कि वह उस लड़के से बहुत प्यार करती है। उसकी जिद और हिम्मत परिवार को खटक रही थी। उन्हें डर था कि अगर यह बात रिश्तेदारों और पड़ोसियों को मालूम हो गई तो बहुत बदनामी होगी। सामाजिक दबाव इतना बढ़ गया कि परिवार ने मनीषा को दूसरी जगह भेज दिया, लेकिन वहां भी वही सिलसिला जारी रहा। 1 महीने से मनीषा की बार बार पिटाई की जा रही थी, बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा था। लगातार पिटाई और मानसिक प्रताड़ना ने मनीषा को अंदर से तोड़ दिया। बावजूद इसके वह अपने प्यार को नहीं छोड़ पाई। 5 साल से ज्यादा का रिश्ता था, जिसे भूलना उसके लिए नामुमकिन था। हर बार जब घर वालों को शक होता कि उसने लड़के से बात की है या मुलाकात की है, तो उसे बुरी तरह मारा जाता। परेशान होकर मनीषा ने फैसला कर लिया कि वह उस लड़के के साथ भाग जाएगी। लेकिन जब उसने शादी की बात रखी तो लड़के ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह नाबालिग है और अभी शादी करना संभव नहीं। यह सुनकर मनीषा और ज्यादा टूट गई। उसके बाद दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। लड़का धीरे धीरे दूरी बनाने लगा, जबकि मनीषा उसे और ज्यादा मनाने की कोशिश करती रही। यह रिश्ता इतना तनावपूर्ण हो गया कि मनीषा ने सोच लिया, या तो शादी होगी या वह देगी। 10 अगस्त की रात दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। यह चैटिंग लगातार चलती रही और उसमें तनाव साफ झलक रहा था। मनीषा रोते हुए कहती रही, मेरे घर वाले मुझे रोज मारते हैं,
और अब तुम भी मेरा साथ छोड़ रहे हो। मैंने सबके खिलाफ जाकर तुम्हें चुना। अगर तुमने भी साथ नहीं दिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। लड़के ने कहा कि वह नाबालिग है, शादी अभी मुमकिन नहीं। 2 साल बाद वह तैयार होगा। लेकिन मनीषा इतना इंतजार करने वाली नहीं थी। घर का रोज रोज का जुल्म उसे तोड़ चुका था। यही असहमति झगड़े में बदल गई। पुलिस के पास उनकी चैट्स का रिकॉर्ड है। उसमें मनीषा साफ कह रही थी कि अगर लड़के ने साथ नहीं दिया तो वह खा लेगी, और यही हुआ। 11 अगस्त की सुबह मनीषा ने घर वालों से कहा कि वह नर्सिंग कॉलेज जा रही है, फॉर्म भरने और एडमिशन की बातें करने। पहले वह रोज की तरह अपने प्ले स्कूल पहुंची, जहां वह पढ़ाने का काम करती थी। करीब दोपहर बाद वह स्कूल से निकली। सीसीटीवी में उसकी तस्वीर कैद हुई। थोड़ी ही देर बाद वह पास की एक दुकान में भी नजर आई। यहीं से उसने 1 लीटर कीटनाशक खरीदा। दुकानदार ने सोचा कि शायद यह दवा उसके पिता ने मंगवाई होगी, इसलिए उसने बिना कुछ पूछे दवा दे दी। उसने बाद में पुलिस को बयान दिया कि उस समय मनीषा बिल्कुल सामान्य लग रही थी। किसी को शक नहीं हो सकता था कि वह इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है। दुकानदार की आंखें भी भर आईं जब उसने कहा, को 1:55 एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, बट 1:50 के आसपास हुआ आई थी। और उन्होंने पूछा कि अंकल जी मोनो मिल जाएगी 1 लीटर। मैंने कहा बेटा मिल जाएगी। दुकानदार की आंखें भी भर आईं जब उसने कहा, मुझे अफसोस है कि मैं उसके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सका, क्योंकि पुलिस मुझसे पूछताछ कर रही थी। दुकान से दवा लेने के बाद मनीषा नर्सिंग कॉलेज जाने का बहाना बनाकर निकल पड़ी। लेकिन सच्चाई यह है कि वह उस दिन कॉलेज पहुंची ही नहीं थी। पुलिस ने जब नर्सिंग कॉलेज और उसके आसपास के सभी दुकानों व रास्तों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो कहीं भी मनीषा दिखाई नहीं दी। केवल स्कूल और पास की एक दुकान में ही उसका फुटेज मिला। इसके बावजूद अफवाहें फैलती रहीं और कॉलेज को बदनाम किया जाता रहा। लेकिन कॉलेज प्रबंधन ने साफ कह दिया कि उस दिन कोई लड़की न फॉर्म भरने आई थी, न पूछताछ करने। उनका कहना था कि लोग गलत तरह से कॉलेज को घसीट रहे हैं, जबकि कॉलेज का इससे कोई लेना देना नहीं है। कॉलेज प्रशासन ने यहां तक कहा कि उनके हॉस्टल में 200 से अधिक लड़कियां रहती हैं और आज तक कभी किसी के साथ कोई घटना नहीं हुई। उनके अनुसार यह सब राजनीति और अफवाह का खेल है। 13 अगस्त को जब मनीषा की नहर के किनारे खेत में मिली तो सबसे पहले गांव के मजदूर ईश्वर सिंह ने देखा। उसने बताया कि वहां 7-8 कुत्ते मौजूद थे। पहले उसे लगा कि शायद कोई मरी हुई बकरी पड़ी है, लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो वहां मनीषा की लाश थी। चेहरा बुरी तरह से नोचा हुआ था, गर्दन पर भी गहरे घाव थे। कुत्तों के झुंड को देखकर उसने तुरंत गांव के बकरी पालक सत्यपाल को फोन किया और फिर दोनों ने मिलकर कुत्तों को भगाया। पास जाकर देखा तो नजारा बेहद डरावना था। पुलिस को खबर दी गई और थोड़ी ही देर में भीड़ जमा हो गई। हालत देखकर परिजन दावा कर रहे थे कि चेहरे पर तेजाब डाला गया है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट और एक्सपर्ट्स का कहना था कि यह काम कुत्तों का था, क्योंकि कपड़े पूरी तरह सही थे। अगर तेजाब डाला गया होता तो कपड़े भी जलते। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही लिखा गया कि जानवरों ने चेहरे और गर्दन को खाया था। दरअसल 11 अगस्त की रात ही हो चुकी थी और अगले दिन सुबह कुत्ते वहां पहुंचे थे। चूंकि पूरा शरीर कपड़ों से ढका था, सिर्फ चेहरा और गर्दन खुला था, इसलिए जानवरों ने वही हिस्सा खाया। पुलिस को मनीषा नोट भी मिला और यही सबसे बड़ा सबूत साबित हुआ। गवाहों और दुकानदार के बयान ने भी यह साफ कर दिया कि उसने खुद कीटनाशक खरीदा था। दुकानदार देवेंद्र कुमार ने कहा कि उसे इस बात का गहरा अफसोस है कि वह बेटी अब नहीं रही। पुलिस ने एंगल को तुरंत सार्वजनिक क्यों नहीं किया, इसका कारण भी साफ है। जब तक सभी सबूत इकट्ठा नहीं हो गए, पुलिस खुलकर कुछ नहीं कहना चाहती थी। लेकिन जैसे ही रिपोर्ट आई, गवाहों के बयान आए, सब कुछ स्पष्ट हो गया। जब परिवार और कमेटी वाले 5 दिन तक अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे, तब पुलिस ने पिता संजय और कमेटी के सदस्यों को सारे सबूत दिखाए। सबूतों के बेस पे ही उसने संजय को ये कहा था कि चुपचाप इसके वो अंतिम संस्कार कर दो, धरने प्रदर्शन को खत्म कर दो, नहीं तो हम पब्लिक को ये सबूत दिखा दें। संजय डर गया और उसने मीडिया में भी कहा कि वह पुलिस की जांच से संतुष्ट है और जल्द ही बेटी का अंतिम संस्कार करेगा। लेकिन बाद में उसने एक मार्मिक वीडियो बनाकर कहा कि पुलिस ने जबरदस्ती उससे यह कहलवाया था। उसने यह सब इसलिए किया ताकि जनता की सहानुभूति पा सके और अपने ऊपर से शक हटवा सके। लेकिन अब उसकी हर चाल उजागर हो चुकी है। कि संजय डर चुका था कि उसको ये लग रहा था कि पुलिस आज नहीं तो कल उसके गिरेबान तक पहुंच ही जाएगी, तो उसने ये वीडियो मार्मिक वीडियो बनाई कि पुलिस ने मेरे साथ जबरदस्ती वीडियो बनवाई, जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए और मैं ऐसा नहीं चाहता। तो उसका शायद ये था कि वो पब्लिक को अपने साथ करना चाहिए। लेकिन अब उसकी हर चाल उजागर हो चुकी है। बहुत जल्द वह सलाखों के पीछे होगा। पुलिस को शक है कि मनीषा के मामा ने भी इस पूरी घटना में भूमिका निभाई है, क्योंकि उसका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है। बार बार मारपीट और मानसिक दबाव ने मनीषा को इतना तोड़ दिया कि उसने आखिरकार अपनी जिंदगी करने का कदम उठा लिया। पुलिस ने मनीषा के प्रेमी को भी घंटों पूछताछ के लिए बुलाया। उसने माना कि दोनों के बीच झगड़े होते थे और चैट्स भी यही दिखाती हैं। लेकिन उसने साफ कहा कि मनीषा की मौत में उसका कोई हाथ नहीं। कॉल डिटेल्स और लोकेशन भी उसकी बात से मेल खाते हैं।
इसी बीच राजनीति भी इस पूरे केस में कूद पड़ी। कई नेता और संगठन यहां पहुंचे, मंच से भाषण हुए, लोग माइक लेकर जज बनने लगे। करके ऑर्गन गायब है, सच्चाई तो ये है उसकी बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है। बच्चेदानी गायब है, उसकी किडनी गायब है। जितना हार्ड उस बेटी का अगर आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, इतनी दरिंदगी की गई है। कोई कह रहा था गया है, कोई कह रहा था शरीर के अंग निकाले गए हैं, जबकि सच्चाई कुछ और थी। मनीषा की 9 दिन तक अंतिम संस्कार के बिना पड़ी रही, क्योंकि राजनीतिक लोग और कमेटी बार बार परिवार पर दबाव डालते रहे। इस खींचतान में उस मासूम को बाद भी चैन नहीं मिला। उसकी मौत को तमाशा बना दिया गया। आज हाल यह है कि शुरुआत में शोर मचाने वाले वही लोग अब कहीं नजर नहीं आते। परिवार और पिता संजय की भी झूठी बातें सामने आ चुकी हैं। कुछ लोग झूठ फैलाते रहे कि उसके शरीर से बच्चेदानी और किडनी निकाल ली गई थी, जबकि खुद मनीषा के पिता ने कैमरे पर कहा कि बॉडी बिल्कुल सही थी। सुनने में आ रही है कि बच्चादानी निकाल ली है। नहीं जी, वहाँ से जो बॉडी उठी है एकदम सेफ थी, बिल्कुल सिर्फ ये चीज़ कटी हुई थी। और वहाँ मेडिकल हुआ उस टाइम तो देखो जी शरीर के पार्ट्स लिए ही सकते हैं, कुछ जैसे लीवर का हो गया, किडनी का हो गया, बच्चेदानी का हो गया, कुछ भी हो गया। पोस्टमार्टम के दौरान कुछ अंग फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए थे, जो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने झूठ फैलाया गया। कमेटी से जुड़े कई लोग भी अब मान चुके हैं कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का था। लड़की पिछले 1 महीने से परेशान थी, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उस समय माहौल इतना गर्म था कि कोई खुलकर यह बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। आज यह साफ हो चुका है कि परिवार ने ही उसे मानसिक और शारीरिक रूप से इतना तोड़ा कि वह को गले लगाने पर मजबूर हो गई। पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर उसने कीटनाशक खुद पिया था या किसी ने जबरन पिलाया। लेकिन इतना तय है कि दोनों ही स्थितियों में दोषी उसके अपने ही घर वाले हैं। अब सवाल यह है कि जिन लोगों ने पूरे देश को गुमराह किया, राजनीति की रोटियां सेंकी और मनीषा मौत को एक बहाना बना दिया, उनके साथ क्या होना चाहिए? उन्हें कौन सी सजा मिलनी चाहिए? आपकी राय बेहद जरूरी है। कमेंट में जरूर लिखें ताकि मनीषा को सच्चा इंसाफ मिल सके।